नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर यूपी ने फिर से एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। एक दिन में 28 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड यूपी के नाम हो गया। कल यूपी में देश का 1/4 हुआ वैक्सीनेशन। पहले 3 अगस्त को यूपी में वैक्सीन लगी हुई थी और इस बार 28 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन के साथ नया रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने अपने नाम कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं यूपी से, जहां पर इस बार भी उत्तर प्रदेश ने वैक्सीनेशन पर अपना रिकॉर्ड बना लिया है। 28 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन के साथ उत्तर प्रदेश का नया रिकॉर्ड बन गया है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। कल यूपी में देश का 1/4 वैक्सीनेशन हुआ है, यानी पूरे देश में जितना वैक्सीनेशन हुआ है उतना यूपी में 1/4 हुआ है और ये रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के नाम हो गया है। चलिए खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 4 दिवसीय यूपी दौरे का आज तीसरा दिन है। राष्ट्रपति आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। महामहिम सुबह 10:40 पर गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वे सेना के हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और करीब 11 बजे भटहट के निकट पिपरी स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे। महामहिम सीधे सड़क मार्ग से सुबह 11:10 पे महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचेंगे। शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद महामहिम सड़क मार्ग से हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा दोपहर 12:15 पर महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय परिसर स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे और 1:10 पर वो लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मिनट टू मिनट आपको अपडेट दे रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि उपस्थित लोगों को भी महामहिम संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर बाद 3 बजे तक उनका कार्यक्रम भोजन और आराम के लिए आरक्षित रहेगा। इस दौरान वे गोरखनाथ मंदिर दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। तो परिसर के अतिथि गृह में राष्ट्रपति 9 लोगों से मुलाकात करेंगे। हेलीपैड से रवाना होकर राष्ट्रपति गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से 3:15 बजे लखनऊ के लिए महामहिम रवाना होंगे। तो महामहिम रामनाथ कोविंद का आज गोरखपुर दौरा है। ये दौरा बेहद ही अहम कहा जा सकता है क्योंकि आज 2 विश्वविद्यालय की सौगात भी महामहिम देने वाले हैं। इसके साथ ही लोगों से जनसंवाद करेंगे। साथ में आपको यह भी बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका मिनट टू मिनट शेड्यूल है, ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रपति करीब 11 बजे भटहट के पास पहुंच जाएंगे और इसके बाद सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे। सुभाष गुप्ता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। सुभाष, आज महामहिम का गोरखपुर दौरा है, कितना खास दौरा कहा जा सकता है क्योंकि आज कई सौगातें भी देने वाले हैं? जी बिल्कुल। तो सुभाष, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी सुभाष, चलिए तो हम तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आज महामहिम राष्ट्रपति का दौरा गोरखपुर है। यह दौरा बेहद ही अहम और बेहद ही खास कहा जा सकता है। कई जगह कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ में लोगों को संबोधित भी करेंगे। और आपको यह भी बता दें कि आज गोरखपुर के लोगों को और यहां के छात्रों को 2 विश्वविद्यालय की सौगातें भी महामहिम देने वाले हैं। तो ये दौरा बेहद ही खास होने वाला है। उत्तर प्रदेश में फसलों के अवशेष यानी कि पराली जलाने के 868 मुकदमों की वापसी की कसरत शुरू हो गई है। 37 जिलों में दर्ज इन मुकदमों में पुलिस कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। अब संबंधित जिलों के डीएम और एएसपी और एसपी से इन मुकदमों की वापसी को लेकर आख्या मांगी गई है। शासन जल्द मुकदमों की वापसी को लेकर अपने कदम बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ हुई बैठक में पराली जलाने को लेकर हुए सभी मुकदमे वापस लेने की घोषणा कर दी थी।
इसके बाद पराली जलाने के मुकदमों को वापस ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बताया गया कि बीते सालों में 37 जिलों में दर्ज पराली जलाने के 868 मुकदमों में पुलिस आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। इनमें सबसे अधिक 165 मुकदमों में खीरी पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है। तो प्रदेश भाजपा 31 अगस्त को राज्य में पार्टी के 1918 मंडलों में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देगी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि इस दिन राजधानी लखनऊ में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह गांव गरीब और किसानों के नेता थे। बाबूजी सदैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा प्रशस्त अंत्योदय पक्ष में अनुगामी रहे हैं। और स्वतंत्र देव सिंह ने भी बताया कि श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी, नेता, जनप्रतिनिधि, मंत्री, कार्यकर्ता के साथ आम जनमानस भी सहभागिता निभाएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के सामने युवती और युवक के आत्मदाह के मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा पर तीखा हमला किया है। उन्होंने ट्वीट कर उसे भाजपा सरकार की पुलिस का अभूतपूर्व कार्य बताया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भूतपूर्व पुलिस के विरुद्ध भाजपा सरकार की पुलिस का अभूतपूर्व कार्य भाजपाई राजनीति लोगों के बीच दरार पैदा करके जिंदा है। अब भाजपा सरकार के दबाव के कारण पुलिस ही पुलिस के खिलाफ काम करने को मजबूर है। एक सेवानिवृत्त आईपीएस के साथ ऐसा व्यवहार अक्षम्य है। इस तरीके की बात अखिलेश यादव ने कही है। तो वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अमिताभ ठाकुर का समर्थन शर्मनाक है। सपा का महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया। आपको बता दें कि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक अमिताभ ठाकुर को गोमती नगर स्थित आवास में शुक्रवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उन्हें हजरतगंज कोतवाली ले गई और फिर शाम को उन्हें प्रभारी सीजेएम सत्यवीर सिंह की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में 9 सितंबर तक के लिए जेल भेज दिया गया। तो पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी पर अब राजनीति तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, तो दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा भी प्रत्यारोप किया गया। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। कोई किसानों का तो कोई मुसलमानों का खुद को मसीहा बता रहा है। जातिवाद और विकास के नाम पर वोटों को जोड़ने मड़ोड़ने का काम शुरू हो गया। बीते दिन सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी के बीच मुलाकात की। साथ ही भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी रहे। ये तीनों नेता एक दूसरे से मिले और प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। इन तीनों की मुलाकात के बाद प्रदेश में राजनीतिक गर्मी तेज हो गई है और लगातार चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। चर्चा में ये ओवैसी और राजभर ने दलित वोट को लुभाने के लिए चंद्रशेखर को अपने गुट में ले लिया। हालांकि अभी किसी भी तरफ से साफ नहीं हो पाया कि चंद्रशेखर ओवैसी और राजभर के साथ होंगे या फिर नहीं होंगे। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि एआईएमआईएम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने मुझसे कहा है कि बीजेपी को छोड़कर किसी पार्टी या फिर किसी दल से समझौता करिए, हम आपके साथ हैं। इसके बाद ओवैसी और अखिलेश के बीच गठबंधन होने का भी सियासी चर्चा तेज हो गया है। मुलाकातों के अलावा एक मुलाकात और बीते दिन सियासी हलके में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। वो मुलाकात है प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के बीच, जो कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इन दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात शिवपाल यादव के आवास पर हुई। बताया यह भी जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच आगामी यूपी चुनाव विधानसभा को लेकर चर्चा हुई। साथ ही यूपी में जाति समीकरण को लेकर भी काफी बातचीत हुई। इन दोनों नेताओं के मुलाकात से एक बात ये तो साफ है कि राजनीतिक खेमा गरमाया हुआ है और चर्चाओं का बाजार गर्म होता जा रहा है।
कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की आगरा जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों पर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। तीखा उन्होंने प्रहार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि आगरा में जहरीली शराब से 13 मौतें हो गई। इस साल उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से लगभग 200 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में शराब माफिया जहरीली शराब का खुलेआम धंधा कर रहे हैं। पत्रकारों और पुलिस पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। शराब माफियाओं पर क्यों मेहरबान है भाजपा सरकार? इस तरीके का वार प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर किया है। आगरा से खबर है, ट्रेन की चपेट में आने से 1 दर्जन से ज्यादा गायों की मौत हुई है। रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में ये 15 गाय आई हुई हैं। बड़ी खबर आगरा से दिखा रहे हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने जानकारी ली। जेसीबी मशीन बुलाकर गायों को गड्ढा खोदकर दफन किया जा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने रेलवे लाइन किनारे तारबंदी को लेकर मांग उठाई है। उन्होंने प्रदर्शन भी किया है, नारेबाजी भी की है। थाना बसई अरेला क्षेत्र के गांव नगला भरी के पास का ये पूरा मामला है, जहां पर ट्रेन की चपेट में 15 गायों की मौत हुई है। बड़ी खबर आगरा से। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। ट्रेन लाइन की चपेट में ये गायें आई है और 15 गायों की मौत हुई है। साथ में दूसरी तस्वीर में दिखा रहे हैं जहां जेसीबी की मदद से इन गायों के शव को दफनाया जा रहा है, लेकिन लोगों के बीच आक्रोश भी भारी है। लोगों का कहना है कि रेलवे लाइन में तारबंदी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। हादसे बार बार और लगातार ऐसे होते रहते हैं, लेकिन रेल विभाग है जो कि कोई भी इस पर पहल नहीं कर रहा है। तो घटनास्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है, जिसमें 15 गायों की मौत हुई है। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ यूपी के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। गाजीपुर बॉर्डर से एक डेलीगेशन ने शुक्रवार शाम महापंचायत स्थल का दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया, उनको परखा। गाजीपुर बॉर्डर के प्रवक्ता जगतार सिंह भाजपा ने किसानों के ठहरने, लंगर, जनरेटर, चिकित्सीय सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। जीआईसी ग्राउंड स्थित महापंचायत स्थल के आसपास 35 मेडिकल कैंप, 4 एम्बुलेंस, प्राथमिक चिकित्सा मोबाइल टीम, 5 बेड का अस्थायी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज, छोटू राम इंटर कॉलेज और महावीर चौक कार्यालय पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि इस महापंचायत में कई राज्यों के कई लाख किसान आएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले यह अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत होगी। ये महापंचायत कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के मिशन यूपी की दिशा तय करेगी। उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों का रुख करते हैं। विधानसभा सत्र के तहत शनिवार को सतत विकास के लक्ष्य पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड इस पर चर्चा करने वाला देश का दूसरा राज्य है। इससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा ने इस पर चर्चा की थी। इस चर्चा से जो भी सुझाव आएंगे उनकी रिपोर्ट लोकसभा को भेजी जाएगी। दूसरी ओर भविष्य में आने वाली सरकारों के लिए यह सुझाव प्रदेश के विकास का खाका तैयार करेगा। इस चर्चा के दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों को आमंत्रित किया है। आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में 28 घंटे 22 मिनट तक विधानसभा का सत्र चला। निर्धारित 5 दिन के उपवेश के समाप्ति पर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शनिवार को सतत विकास के लक्ष्य पर चर्चा होगी। रहा है और मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद कर रहा हूँ। सुचारू रूप से चल रहा है और एक नई चीज को लेकर हम कल लेके आ रहे हैं, सतत विकास लक्ष्य। उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो पूरे देश भर में, जहां तक मैंने बताया भी था कि उत्तर प्रदेश ने इस पर अपने जो है डिबेट की है, कल हम उत्तराखंड वाले भी इस पर डिबेट करेंगे। और विकास के लेके जो लक्ष्य निर्धारित हैं, 17 गोल, 17 लक्ष्य, उसमें एक जो बिंदु है वो शायद हमारे यहाँ लागू नहीं होता है, समुद्र से संबंधित है। तो 16 बिंदुओं पे कल माननीय तमाम विधायकों से मैंने आग्रह किया है, उनको सामग्री भी दी है, उस पे वो अपना हेल्दी डिबेट करें, ताकि मेरा उत्तराखंड का एक एक माननीय विधायक, जो विद्वान विधायक है, अनुभवी विधायक हैं और हर मामले बहुत संजीदा रहते हैं, तो उस पर डिबेट करने के बाद जो मंथन निकल के आएगा, विचार विमर्श के बाद जो निर्णय या जो निष्कर्ष निकल के आएगा, मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा।
चलिए, इसी खबर पर हमारे संवाददाता देहरादून से अजीत काम्बोज जुड़ गए हैं। उनके पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं। अजीत, जिस तरीके से मानसून सत्र बीता वो काफी हंगामेदार रहा, उस बीच अब आज विकास सतत की बात विधानसभा अध्यक्ष ने कही है। ये पहल देश के लिए और राज्य के लिए कितनी अच्छी साबित हो सकती है? बिल्कुल अभिषेक, ये पहली बार हो रहा है कि सदन के एक कार्यक्रम में ये शामिल किया गया है सतत विकास चर्चा कार्यक्रम, जो पूरी तरह से केवल विकास पर केंद्रित होगा। और 5 दिनी जो मानसून सत्र था उसका समापन देर शाम को हो चुका है। हालांकि जो विधिवत समापन होगा सत्र का वो आज होगा, जब ये पूरा कार्यक्रम संयोजित कर लिया जाएगा। तो सीधे तौर पर आज का पूरा दिन एक सतत विकास चर्चा को लेकर यहाँ पर रखा गया है। और जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 17 बिंदुओं पर इस पूरे दिन भर में आज के कार्यक्रम में चर्चा होगी। हालांकि एक बिंदु इसमें से हटाया गया है, क्योंकि उसमें उत्तराखंड का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं होता है। वो समुद्री चीजों को लेकर उस पर चर्चा होनी थी। तो कुल 16 बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा होगी। और पूरा कार्यक्रम जो होगा आपसे कुछ ही देर बाद 11 बजे से जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो इस सतत विकास कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर चर्चा रखी जाएगी। और उम्मीद है कि इससे काफी कुछ बेहतर निकलकर सामने आएगा। उत्तराखंड के मुद्दों की बात हो चाहे देश के मुद्दों की बात हो, पूरा विकास पर केंद्रित होगा, जिसमें पक्ष विपक्ष के तमाम विधायक शामिल होंगे। जी बिल्कुल अजीत, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो मानसून सत्र 5 दिन चला है उसके बाद आज सतत विकास का ये दिन है। इसमें यह भी कहा गया है अग्रवाल जी के द्वारा कि अब इसमें आरोप प्रत्यारोप या किसी तरह का हंगामा नहीं होगा, शांतिपूर्ण वार्ता होगी और विकास के मुद्दों पर किस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाना है, क्या कुछ नया लाना है, इस पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल अभिषेक, विधानसभा अध्यक्ष ने एक अच्छी पहल की है कि जब सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया सत्र के शुभारंभ से पहले, तो उसी सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था कि 28 तारीख को एक कार्यक्रम करना है जिसको विधानसभा की कार्रवाई में शामिल किया जाएगा। तो कार्यक्रम का इश्यू होगा सतत विकास चर्चा। इसमें कोई हंगामा नहीं, कोई पक्ष विपक्ष नहीं होगा, केवल मुद्दा होगा सतत विकास पर चर्चा। तो इसको लेकर पक्ष विपक्ष ने एक आम राय बनाई थी सर्वदलीय बैठक के दौरान, और उसी का नतीजा है कि आज यानी 28 तारीख को अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। विधानसभा के भीतर पहली बार इस तरह का एक मुद्दा उठेगा जिसमें सतत विकास को चिन्हित किया गया है। और इसमें पक्ष विपक्ष के सभी विधायक शामिल होकर एक सूत्रीय उनका कार्यक्रम होगा कि कैसे देश प्रदेश का विकास होना है, और इसको लेकर वो चर्चा करेंगे। अजीत, अगर बात की जाए जो 5 दिनी मानसून सत्र निकला, इसमें बहुत सारे विधेयक पास हुए, कुछ सौगातें भी प्रदेश को मिली। धामी की कही जाए तो इस सरकार की अंतिम ये कैबिनेट मानसून सत्र रहा है। इस सत्र में जो कुछ हुआ है, चाहे वो हंगामा विपक्ष के द्वारा किया गया हो या सरकार के द्वारा सौगातें दी गई हो, ये आने वाले समय में और चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव 2022 होने वाला है, कितना प्रभाव डालने वाला है? बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा। अगर देखा जाए तो मौजूदा जो सरकार है उसका ये आखिरी सत्र होगा जो मानसून सत्र है। क्योंकि जब दोबारा सत्र की अगर समय सीमा होगी तो उस वक्त प्रदेश में आचार संहिता प्रभाव। ऐसे में इस 5 दिवसीय सत्र में धामी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, कई घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से सदन के भीतर की गई है। और उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में इसका फायदा भी होगा। और विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष के जो विधायक कोई धरना दे रहा था, किसी को कोई नाराजगी थी, तो उनको भी मनाने का काम खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है। खुद वो धरने पर बैठे विधायकों के बीच पहुंचते हैं, उनको उठाते हैं, उनके साथ मान मनोबल करते हैं, या जो भी उनकी नाराजगी समस्याएं थी उनका तत्काल उन्होंने समाधान किया है। एक मित्र विपक्ष की भूमिका में लाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है विपक्ष के विधायकों को। तो कोशिश सरकार की यही है कि जो 5 दिवसीय सत्र का समापन हुआ है उसमें तमाम विधायकों को उन्होंने साथ जोड़ा है। और अब आने वाले समय में जो भी धरातलीय कार्य होंगे, जो भी योजनाएं पास होंगी, तो उनकी गुणवत्ता समय से उनको पूरा किया जाए। इन तमाम विषयों को लेकर अधिकारियों के साथ भी बैठना शुरू किया गया है। चलिए जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर करते हैं। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार अब यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी में है। विश्वविद्यालय की संपत्ति का निर्धारण करने के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू को अध्यक्षता में कमेटी में शामिल किया गया और इसका गठन भी हुआ है। विधानमंडल भवन में विधानसभा सत्र में भोजन अवकाश के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन पर निर्णय लिया गया है। इन दिनों राज्य में किस कदर आफत की बारिश हो रही है, इसका अंदाजा लगातार सामने आ रही भूस्खलन, बादल फटने की घटनाओं से लगाया जा सकता है, जो कि हम आपको अब तस्वीर दिखाएंगे। बता दें कि बादल फटने की ऐसी ही एक खबर मसूरी से सामने आई है। मसूरी के भितरली गांव के पास मजरा कड़रियाना के बादल फटने से भारी तबाही मचा हुआ है। बादल फटने से उफान पर आए गंधेरों के कारण यहां 2 गौशालाएं बह गई और आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई। वहीं मसूरी दून मार्ग
गलोनी धार के पास बंद पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों के खेतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं बृहस्पतिवार देर रात मसूरी दून मार्ग बंद होने से पर्यटक परेशान है और लोग होटल पे रहने को मजबूर हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, सपा में शामिल होंगे पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। अखिलेश के बुलावे पर बेटे के साथ लखनऊ पहुंचे हैं अंबिका चौधरी। अपने बेटे के साथ पहुंचे सपा दफ्तर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की और पार्टी ज्वाइन करेंगे 11 बजे। ये जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर अब ज्वाइनिंग होगी। ब्यूरो हेड अनूप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी देंगे। अनूप जी, समाजवादी पार्टी का दामन अब लोग थामने लगे हैं और नया मामला आया है, बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं। अनूप जी, आवाज क्या आप तक पहुंच पा रही है? पार्टी में शामिल हूं जी। और अपना जो कैरियर है वो फिर से एक बार उसको पहुंचे वहां पर। अंबिका चौधरी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। ये मुलायम सिंह के काफी करीबी नेता हैं। पिछली सरकार 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तो हालांकि इनको करारी हार मिली थी, लेकिन उसके बावजूद कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। तो उसके बाद जब समाजवादी पार्टी में पारिवारिक कलह जब अंदर छिड़ी, तो ये अंबिका चौधरी ने पाला बदल लिया और यही नतीजा रहा कि समाजवादी पार्टी से इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया था और बसपा से चुनाव लड़े थे, जहां पर इनको भी करारी हार मिली थी। अखिलेश यादव ने इनके विरोध में वहां पर लोगों से अपील की थी कि ऐसे व्यक्ति को न चुने और इस तरीके से वहां पर। अब चूंकि फिर से 2022 की चुनाव की तैयारी चल रही, तो ऐसे में अंबिका चौधरी को समाजवादी पार्टी का सहारा है और समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि जो जिताऊ प्रत्याशी हैं या फिर जिस तरीके से 2012 में उन्होंने अपना जो परचम कायम किया था उत्तर प्रदेश में, एक बार फिर से कायम हो। दूसरी बात एक चर्चा में है कि तो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई मोहम्मद शाहबुद्दीन वहां अंसारी आज शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी में। 2017 में बसपा से चुनाव लड़ने से, हालांकि ये कहा जाता है कि पूर्वांचल की 10 सीटों पर अंसारी बंधुओं का वहां पर दबदबा रहता है। तो समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है वो जिताऊ प्रत्याशी पूर्वांचल में उनका एक माना जाता है कि पूर्वांचल में जिस पार्टी की वहां फतेह करके आता, जिस ज्यादा सीटें निकलती है, उसकी सरकार बन जाती है। तो अखिलेश यादव एक बार सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी का परचम पूर्वांचल से लहराए और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी चाहे अंसारी बंधु हो या तमाम ऐसे नेता हैं, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अंकुर, इस पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं, आगे आने वाले समय पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, चूंकि जिस तरीके से विपक्ष, यानी मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी तो जितने भी कोशिश है कि समाजवादी पार्टी में अपनी स्थान पाने के लिए, हालांकि सीट को लेकर बड़ा ही असमंजस की स्थिति है, क्योंकि कई घटक दल समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, वो अपनी बार्गेनिंग कर रहे हैं। अभी देखा आपने किस तरीके से महान दल ये सब अपना जो रैली निकाला, तो यानी इसका मतलब सीधे सीधे कहीं न कहीं बार्गेनिंग करना अपनी जनाधार के माध्यम से। अब ये जो नेता बिल्कुल अनूप, आने वाला समय ही बताएगा कि इसका अंबिका चौधरी जिस तरीके की समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा जब 2022 का चुनाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।